So time to start. We are going to start with new chapter today. तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सेकेंड चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. तो एज यू रिमेंबर, याद होगा ही आपको, आपका जो 11th स्टैंडर्ड था वो मोस्टली फोकस था ऑन सॉलिड्स. फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देखा था. उसमें हमने सीखा था इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी में हम लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जैसे कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. कौन से 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस? टेंसाइल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड shear स्ट्रेस. उसके बाद हमने देखा था 3 टाइप के स्ट्रेन, अगेन टेंसाइल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड shear. देन व्हेन यू टेक द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दैट ऑफ स्ट्रेन, उसको क्या बोलते हो? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो 3 टाइप के हमने मॉडुलस देखे थे. एक था इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, जिसको तुम बोलते हो यंग्स मॉडुलस. देन यू हैव टेकन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसको तुम बोलते हो बल्क मॉडुलस या फिर इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम. एंड द थर्ड टाइप वाज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, जिसको तुम बोलते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर इलास्टिसिटी ऑफ शेप. राइट. उसके बाद जो अगला चैप्टर था दैट वाज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. नाम में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, बट मोस्टली वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली सॉलिड्स. उसमें हमने क्या क्या देखा था? थर्मल एक्सपांशन. तो जब एक सॉलिड को आप हीट करते हो तो वो एक्सपांड होता है. और 3 टाइप के थर्मल एक्सपांशन हमने देखे थे, याद है? 3 टाइप के थर्मल एक्सपांशन देखे थे ना. अगर एक रॉड है, उसको मैं अगर हीट कर रहा हूँ तो क्या बढ़ता है? लेंथ बढ़ता है, लीनियर एक्सपांशन. अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक अ 2 डायमेंशनल सरफेस, इसको हीट करेंगे तो सरफेस एक्सपांशन, जिसको तुम एरियल एक्सपांशन भी बोलते हो या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोलते हो. एंड द थर्ड टाइप वाज वॉल्यूम एक्सपांशन. उसमें एक छोटा सा पार्ट वी हैव स्पोकन अबाउट गैसेस, जहाँ पे हम लोगों ने गैस लॉ इंट्रोड्यूस किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुजैक्स लॉ, और तीनों को कंबाइन करके हमने बनाया था आइडियल गैस इक्वेशन. बट मोस्टली इट वाज ऑल अबाउट सॉलिड्स. उसके बाद और एक चैप्टर था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, उसमें भी आप सॉलिड्स की ही बात कर रहे थे. तो 11th स्टैंडर्ड इज मोस्टली फोकस एज पर योर स्टेट बोर्ड ऑफ कोर्स. तो स्टेट बोर्ड का जो आपका सिलेबस का डिज़ाइन है दैट मोर और लेस 11th में आप सिर्फ सॉलिड्स की ही बात करते हो. एंड 12th में मोस्टली यू विल बी स्पीकिंग अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस. तो आई स्टार्ट विथ सम बेसिक इंट्रोडक्शन. पहला लेक्चर हमेशा बेसिक्स का ही होगा आपका, क्योंकि आई वांट टू चेक इफ़ यू रिमेंबर बेसिक्स. बेसिक्स पता होगा तो धीरे धीरे हम लोग हायर लेवल के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. तो कौन से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है विच एग्जिस्ट एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन. लेकिन प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द स्टार. और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली तुम बनाते हो इनसाइड लैबोरेटरी. तो यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वी टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. व्हेन आई से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ना ज़्यादा लो वैल्यू है ना ज़्यादा हाई वैल्यू है, तो मॉडरेट वैल्यूज, जैसे कि रूम टेम्परेचर. तो एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यू हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. Of course, solids, liquids and gases. ऑलरेडी मैंने आपको ये सब बताया है, बट आई विल जस्ट रिपीट इट वेरी क्विकली. तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड्स में पार्टिकल्स का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होता है. सो व्हेन आई से पार्टिकल्स, पार्टिकल का मतलब होता है या तो वो एटम्स होंगे या फिर वो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि सब्सटेंस एज यू नो can be made up of either atoms or molecules. तो मैं इन जनरल पार्टिकल ये वर्ड यूज करूंगा. इनसाइड सॉलिड, एज यू रिमेंबर, किसी भी 2 पार्टिकल में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है और स्मॉल है. तो इनसाइड अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. एंड ऑल्सो देयर इज पीरियोडिक अरेंजमेंट. पीरियोडिक अरेंजमेंट मतलब हर बार तुमको सेम डिस्टेंस पे तुमको एक पार्टिकल देखने के लिए मिलने वाला है. ईच टाइम एट सेम डिस्टेंस, आफ्टर सेम डिस्टेंस यू विल फाइंड 1 पार्टिकल हियर. और रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे एक तो पीरियोडिक अरेंजमेंट है, दूसरा डिस्टेंसेस बहुत कम है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है.
तो बिकॉज देर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, दैट इज वाई सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। तो इसका सीधा कनेक्शन है हमारे चैप्टर के साथ, इसलिए पहले मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड्स के केस में बिकॉज द अरेंजमेंट इज पीरियोडिक एंड बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, hence the force of attraction between particles is very large, hence they have definite shape and definite volume. In case of liquids, लिक्विड्स में पहली बात तो पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं है और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज लार्ज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो इस केस में लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव डेफिनाइट shape, but no definite shape. तो liquids take the shape of the container, तुम अगर उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम सेम रहेगा बट शेप विल चेंज। गुड। एंड देन इन केस ऑफ गैसेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, और बाय द वे यहाँ पे पार्टिकल्स मतलब मोस्टली मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि गैसेस आर मोस्टली मॉलिक्यूलर एक्सेप्ट फॉर इनर्ट गैसेस, जैसे अर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये इनर्ट गैसेस है, वो एटॉमिक गैसेस में आता है, लेकिन मोस्टली जो गैस होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होता है, जैसे O2, N2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो इन केस ऑफ गैसेस एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर एट एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मैंने ऐसे एक्सट्रीमली लार्ज, मैं कंपेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ। They are at very large distance, because they are at very large distance the force of attraction between two molecules is almost negligible. तो यहाँ पे force of attraction होता ही नहीं है, and that is the reason that liquids do not have definite shape and also definite volume. तो no definite shape and no definite volume. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन है, अगर मैंने किसी गैस को एक सिलेंडर में एनक्लोज करके रखा और मैं गैस को अलाउ नहीं कर रहा हूँ बाहर जाने देना, तो उस केस में वॉल्यूम बिकम्स डेफिनाइट। सिर्फ यहाँ जब तुम बोलते हो नो डेफिनाइट वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि इफ़ आई अलाउ द गैस टू लीक आउट, तो उस केस में वॉल्यूम इज़ नॉट डेफिनाइट, क्योंकि जैसे तुमने कंटेनर को ओपन किया गैस विल फ्लो आउट। तो ये कंडीशनल है। नो डेफिनाइट वॉल्यूम इज़ व्हेन यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द गैस इनसाइड सम चेम्बर, तो उस केस में वॉल्यूम इज नॉट डेफिनाइट। तुमने जैसे चेम्बर ओपन किया गैस विल गो आउट, और ऐसा होता ही है। ऐसा नहीं होता तो आपके घर का LPG कभी चलता ही नहीं। आप नॉब ओपन करते हो, गैस कम्स आउट, राइट। अब ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, उसमें से 2 स्टेट्स ऑफ मैटर दे हैव द स्पेशल एबिलिटी टू फ्लो। गैसेस एंड लिक्विड्स दे कैन फ्लो। इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके कॉमनली बोलते हैं फ्लूइड्स। सो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए फ्लूइड मतलब एग्जैक्टली क्या। तो एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड। तो यहाँ से स्टार्ट होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एंड बाय द वे ऑफ कोर्स इवन बिफोर आई स्टार्ट, मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, 11 में बता दिया था मैंने। जब आप किसी एक सब्सटेंस का स्टडी करते हो, स्टडी करना मतलब उसके प्रॉपर्टीज को समझना। तो अगर आप एक सब्सटेंस में से करंट पास कर रहे हो एंड हाउ इट इज बिहेविंग, या तो करंट पास कर देगा तो गुड कंडक्टर, या नहीं करेगा तो बैड कंडक्टर, राइट। तो इन दैट केस हम लोग कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऐसे पैरामीटर डिफाइन करते हैं समझने के लिए कि सब्सटेंस का प्रॉपर्टी क्या है। तो उसको बोलते हो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। आपने टेम्परेचर चेंज करके देखा, हाउ डज अ मटेरियल बिहेव व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर, उसको बोलते हो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सिमिलरली जब आप एक सब्सटेंस पे फोर्स लगाते हो, फोर्स, एंड देन यू स्टडी हाउ डज दैट सब्सटेंस बिहेव अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, उसको तुम बोलते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मतलब यहाँ पे वी विल बी स्टडिंग हाउ डज अ फ्लूइड react under the action of applied forces.
So we'll start with chapter number 2 from here, mechanical properties of fluids. थोड़ा सा शुरू में थ्योरी है, मतलब आज का पूरा लेक्चर ही थ्योरी है, तो यू विल हैव टू पे कंप्लीट अटेंशन हियर, कोई भी डेरिवेशन नहीं आएगा आज कंप्लीट थ्योरी ही होगा. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट डिफाइनिंग व्हाट इज अ फ्लूइड. तो अभी आपने बताया मुझे व्हाट इज अ फ्लूइड, बताओ. एनी substance which can flow, any substance which can flow or which has the ability to flow is known as fluid. Liquids and gases are collectively known as fluids. ओके, अब फ्लूइड्स का हम डिटेल स्टडी करें उससे पहले देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू शुड नो. फॉर एग्जांपल, जब आप गैसेस का स्टडी करना स्टार्ट करते हो, थोड़ा सा केमिस्ट्री में हुआ भी होगा, हुआ है ना, आइडियल गैस लॉ हुआ है ना पक्का. तो हु कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड अ रियल गैस? आइडियल गैस इज जस्ट एन आइडिया, जस्ट अ कॉन्सेप्ट, वेरी गुड. और रियल गैस जो होते हैं वो प्रैक्टिकल गैसेस होते हैं. अभी डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लो. जब आप किसी भी एक टॉपिक का स्टडी स्टार्ट करते हो एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, तुमको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या है, तो यू स्टार्ट बाय अज्यूमिंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आइडियल गैस की बात करोगे तो उसमें अजम्पशंस थे. अजम्पशन नंबर 1, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर स्फेरिकल. Assumption number 2, different types of molecules have different size of the spheres. Assumption number 3, no two molecules are interacting. Assumption number 4, the volume occupied by the gas is equal to volume of the container. मतलब ऐसा है कि हमने अगर एक कंटेनर में एक गैस ले लिया तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही किसका वॉल्यूम होगा? गैस का होगा. करेक्ट. बट हमको दिख ही रहा है इन रियलिटी गैस हैज ऑक्यूपाइड फार लेस वॉल्यूम कंपेयर टू कंटेनर. तो आइडियल गैस इक्वेशन जो तुम बनाते हो PV इक्वल टू nRT, वो बेस्ड होता है ऑन दिस अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस. तो P इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, V इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. उसमें अजम्पशन था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट. बट इन रियलिटी ऐसा होता ही नहीं है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज फार लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. करेक्ट. तो फिर आप मॉडिफाई करके एक नया इक्वेशन बनाते हो जिसको आप बोलते हो रियल गैस इक्वेशन. अगर याद होगा तो P प्लस समथिंग V माइनस समथिंग इक्वल टू nRT, इसको आप बोलते हो रियल गैस इक्वेशन. अब मैंने V में से माइनस क्यों किया? क्योंकि दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज वेरी स्मॉल, लेस कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो कमिंग टू द पॉइंट, जब आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो ना, हमको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं. उस अजम्पशन पे बेस्ड जो भी थ्योरी आप डेवलप करते हो वो होता है आइडियल. जैसे आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस में ये जो अजम्पशंस थे लाइक द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज बनते हैं. तो सिमिलरली फ्लूइड अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हमको एज ऑफ नाउ हमको कोई आइडिया नहीं है कि फ्लूइड क्या है. सिर्फ इतना पता है एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड. तो जैसे आइडियल गैस है वैसे ही आइडियल फ्लूइड है. जैसे आइडियल गैस के कुछ प्रॉपर्टीज है वैसे ही आइडियल फ्लूइड के भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे. फिर बाद में हम रियल फ्लूइड भी देखेंगे. तो आइडियल फ्लूइड को पहले डिफाइन करेंगे हम एंड वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड. तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो वापस से मैं बता देता हूँ व्हाट इज अ रफ आइडिया हियर. हम लोगों ने आज स्टार्ट किया फर्स्ट बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें से सॉलिड्स का डिटेल स्टडी हमने 11th के सिलेबस में ही कर लिया था. वी हैव सीन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वी हैव सीन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वी हैव आल्सो सीन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इन 11th itself.
अब रह गए थे लिक्विड्स एंड गैसेस। तो आपका जो 12th का सिलेबस है एज फार एज स्टेट बोर्ड इज कंसर्न, तो 12th इज मच मोर फोकस्ड ऑन फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस। और अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 2 जो हमने आज स्टार्ट किया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसके इमीडिएटली बाद आपको देखने को मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद आएगा थर्मोडायनामिक्स। तो लाइन में ही तीनों के तीनों दे टॉक अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। इसका मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस कलेक्टिवली कैन बी नोन एज फ्लूइड्स। अब ये फ्लूइड एग्जैक्टली क्या है और फ्लूइड के प्रॉपर्टीज क्या है हमको अब तक पता नहीं है, वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद दैट। तो सबसे पहले हमको कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे, उस अजम्पशन को आप बोलते हो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो पहला प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इट इज इनकम्प्रेसिबल। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्रेसिबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल? जो कंप्रेस नहीं होता वो इनकम्प्रेसिबल है, करेक्ट। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ सम फिजिकल पैरामीटर? डेंसिटी इज कांस्टेंट, वेरी गुड। तो जिस फ्लूइड का डेंसिटी चेंज नहीं होता उसको आप बोलते हो इनकम्प्रेसिबल, सो दैट इज डेंसिटी इज कांस्टेंट। और बाय द वे एक चीज याद रखना, आइडियल ये सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, बेस्ड ऑन सम असम्पशन, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट बट रियल गैसेस डू एग्जिस्ट, वैसे ही आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट बट रियल फ्लूइड्स विल एग्जिस्ट। तो ये जो भी मैं तुमको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये सिर्फ आइडियल है, बेस्ड ऑन सम कॉन्सेप्ट, सम आइडिया। तो डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब डेंसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। तो मुझे बताओ पानी में और आइस में क्या डिफरेंस है? डेंसिटी का डिफरेंस है, करेक्ट। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब तुम कभी पानी को आइस में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, पर होता है ना ऐसा? गुड। तो ये जो मैंने पहला प्रॉपर्टी लिखा ये रियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा, वेरी गुड। हाँ, फिर ऐसा है कि रियल के लिए एप्लीकेबल नहीं, तो हम लोग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी तुम इक्वेशन डिराइव करने वाले हो वो सारे नॉर्मली आइडियल फ्लूइड्स के लिए है। नंबर 2, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, इरोटेशनल दैट इज देयर इज नो टर्बुलेंस। अभी ये क्या बताता हूं मैं आपको, दैट इज देयर इज नो टर्बुलेंस। अब इरोटेशनल फ्लो किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल इट इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड, और आगे जाके भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोज आप सीखने वाले हो इसी चैप्टर में, मे बी टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी बिकॉज वी आर इन टू समर्स, तो गर्मी के टाइम में हमारे यहाँ तो नदी में पानी नहीं होता है, वैसे भी नहीं होता है, गर्मी में तो नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। कहाँ से आएगा ना, अभी डैम बना दिया तो पानी कहाँ से आएगा इधर, वहाँ स्टोर होगा ना वो तो। लेकिन अगर पानी है भी तो वाटर इज फ्लोइंग, मतलब फ्लूइड है वो, इट इज फ्लोइंग, राइट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्लो? थोड़ा ऐसा लगता है ना एकदम काम फ्लो है, स्मूथ है ना, स्मूथ फ्लो है। ऐसे स्मूथ या स्टेडी फ्लो, इसे ऐसे केसेस में तुम अगर फ्लो देखोगे ना, फ्लो तो ऐसा लिक्विड इज फ्लोइंग, और उसमें अगर तुम कोई भी एक पॉइंट लेते हो, इस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल आएगा ना, इट विल ऑलवेज फॉलो द सेम डायरेक्शन। तो हमारे पास एक फ्लो था, उसमें एक पॉइंट ले लिया मैंने इमेजिनरी, उस इमेजिनरी पॉइंट पे कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल आया, मतलब लिक्विड का मॉलिक्यूल आया, इट विल ऑलवेज गो इन सेम डायरेक्शन, लीनियर डायरेक्शन। ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो। अब इन्होंने क्या बोला है? इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब फ्लो इज लीनियर। लीनियर फ्लो मतलब क्या होता है? स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब क्या होता है? काम, स्मूथ, राइट। दैट इज देयर इज नो टर्बुलेंस। टर्बुलेंस सुना है नाम? टर्बुलेंस सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड समटाइम्स थ्रू फ्लाइट? तो ऐसा अनाउंसमेंट होता है कभी कभी, ऐसा बोलते हैं कि टर्बुलेंस होने वाला है, आपका सीट का पेटी बांध दो मतलब सीट बेल्ट बांध दो, बिकॉज देन द एयरप्लेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। क्योंकि सामने से जो विंड आ रहा है, विंड
उसका जो फ्लो है वो स्टेडी नहीं है, वो टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट मतलब क्या, जैसे यहाँ बताया तुमको, यहाँ पे क्या था कि किसी भी एक पॉइंट पे फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स है उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होता है। टर्बुलेंट में एनी मॉलिक्यूल इज गोइंग इन एनी डायरेक्शन। तो टर्बुलेंट फ्लो को आप रोटेशनल फ्लो बोलते हो, वेयर डायरेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल इज नॉट फिक्स्ड। अब आइडियल फ्लूइड के अजम्पशन में या सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या बोल रहे हैं, इट्स फ्लो इज ए रोटेशनल। मतलब टर्बुलेंस है क्या, नहीं है, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि टर्बुलेंस होता है। और इवन 2-3 साल पहले हमारे यहाँ पे बाढ़ भी आई थी एट स्मॉल स्केल, स्मॉल फ्लडिंग। तो वहाँ पे गए होंगे देखने, सभी जाते हैं, हमारे लिए वो एक एंटरटेनमेंट जैसा बन जाता है। तो तुम देखते होंगे ऐसा पानी आया सडनली ऊपर गया, हाँ सडनली रोड के बाहर आ गया। अगर फ्लो लीनियर होता तो रोड के बाहर पानी क्यों आता फिर। तो हमको पता है कि कोई भी फ्लूइड हो उसका फ्लो इरोटेशनल होगा ही, ऐसा नहीं होता। इट कैन बी रोटेशनल, देयर कैन बी टर्बुलेंस। लेकिन हम जो आगे इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं उसमें हम ऐसा अज्यूम करने वाले हैं दैट द फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब स्टेडी फ्लो है। नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक, और क्या क्या हो सकता है, वो सब दिया है वैसे मैंने, आई हैव गिवन दिस इन नोट्स आल्सो। इट इज नॉन विस्कस, द फ्लो इज नॉन विस्कस, या द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, इट इज नॉन विस्कस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कस, सुना है वर्ड, सुना है। चलो एग्जांपल लेते हैं। अभी एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक हनी ड्रॉप मतलब शहद का ड्रॉप और एक वाटर का ड्रॉप छोड़ दिया। व्हाट डू यू थिंक विच विल कम फर्स्ट, वाटर, व्हाई, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। तो होता ऐसे है कि कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो हनी हो या फिर कोई और हो, हम ऐसा इमेजिन करते हैं when a fluid flows, the flow is made up of number of layers. तो एक लेयर, one layer of fluid is moving on top of another layer. तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ऐसा जा रहा है, राइट। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है। और हमने 11 में देखा था, when one object moves over another, क्या होता है वहाँ पे, फ्रिक्शन होता है, राइट। तो when a fluid is flowing and we assume, we imagine कि जो ये fluid है it is made up of number of layers, इसका मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर फ्लो हो रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा फ्लो हो रहा है, तीसरे के ऊपर चौथा फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ पे किसी भी दो लेयर में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हो विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। सो द प्रॉपर्टी on account of which there is friction between two layers of liquid is known as viscosity. अगर विस्कोसिटी नहीं होता, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो इन दैट केस आप एक वाटर ड्रॉपलेट ले लो या आप एक हनी का ड्रॉपलेट ले लो, बोथ विल फ्लो विद द सेम स्पीड। तो जो तीसरा अजम्पशन है या तीसरा प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड का, इट इज नॉन विस्कस, दैट इज देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन। पर हमको पता है ऑलरेडी कि फ्रिक्शन होता है, हमको पता है विस्कोसिटी होता है। तो हनी विल कम डाउन स्लो, क्योंकि इन केस ऑफ हनी द फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स इज मोर कंपेयर टू वाटर। तो आइडियल फ्लूइड का तीसरा प्रॉपर्टी भी रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, वो है ही आइडियल। नंबर 4, द फ्लो इज स्टेडी। मैंने अभी बताया फ्लो इज स्टेडी का मतलब क्या, ये दोनों कनेक्टेड है। जब तुम बोलते हो फ्लो इज स्टेडी, मतलब फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब देयर इज नो टर्बुलेंस। और स्टेडी फ्लो का मतलब ये भी होता है, जैसे अभी बताया था मैंने, अगर मैं फ्लो में एक पॉइंट इमेजिन कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल आएगा, कोई भी मॉलिक्यूल आएगा अगर फ्लूइड का, तो इस पॉइंट पे आने के बाद उसका स्पीड और डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। तो सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। तो ये जो आइडियल फ्लूइड है, इसके ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखने पड़ेंगे, काम में आएगा, बहुत बहुत काम में आएगा। तो याद रखना पड़ेगा आपको ये 4 प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था, इट इज इरोटेशनल, विच मीन्स देयर इज नो टर्बुलेंस। नंबर 2,
it is incompressible, which is density is constant, non-viscous, steady flow. Very good. तो flow is steady, flow is irrotational, it is incompressible and it is नॉन विस्कस. ये याद रखना, ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लगने वाली है ये. देन क्यों बताता हूं मैं, अगर एक क्वेश्चन आया जिसमें आपको कुछ पैरामीटर पूछा हो और अगर बोला हो कि आइडियल फ्लूइड है तो डेंसिटी क्या लोगे, कांस्टेंट. तो समटाइम्स अगर डेंसिटी की वैल्यू दी नहीं है तो रेशो लेके डेंसिटी को तुम कैंसिल भी कर सकते हो. गुड. देन बिफोर वी गो अहेड, थोड़ा सा हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स. तो सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो तो एक तो पता लग ही गया हमको. वन डिफरेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स. लेकिन ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है और जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स है यही डिसाइड करता है प्रॉपर्टीज. तो वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स. तो सॉलिड्स में एज यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 6 ऑफ 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें हमने देखा था अगर हमारे पास एक सॉलिड है, लेट अस से इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, मेरे पास अगर एक सॉलिड है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. चलो है अपने पास सॉलिड तो यूज कर लेंगे. तो मान लो एक सॉलिड है, तो इस केस में अगर मैं इस पे एक एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करता हूँ, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि तुम कौन से टाइप के फोर्सेस अप्लाई कर सकते हो सॉलिड्स पे और लिक्विड्स पे, मतलब फ्लूइड्स पे. तो यू शुड नो in case of solids you can apply two types of forces. एक होता है नॉर्मल फोर्स, दूसरा होता है टेंजेंशियल फोर्स. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, इस सॉलिड पे आई कैन अप्लाई टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. एक है नॉर्मल फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल फोर्स? परपेंडिकुलर. तो अगर मेरे पास सॉलिड है तो मैं सॉलिड पे हर डायरेक्शन में, दिख रहा होगा आपको ये जो फोर्स है ये सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो आई कैन बेसिकली अप्लाई नॉर्मल फोर्सेस हियर. और जो नॉर्मल फोर्सेस तुम अप्लाई करते हो सॉलिड पे, इट लीड्स टू चेंज इन वॉल्यूम, शेप नहीं, वॉल्यूम. तो नॉर्मल फोर्सेस क्या चेंज करते हैं? वॉल्यूम. क्या चेंज करते हैं ये याद रखना. इट्स वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद फ्लूइड्स आल्सो. तो एक सॉलिड पे यू कैन अप्लाई नॉर्मल फोर्सेस एंड नॉर्मल फोर्सेस विल लीड टू चेंज इन वॉल्यूम. और इसी चैप्टर में आपने देखा था कि अगर मैं इस क्यूब को फिक्स कर दूं बेस पे, तो इफ आई मेक द बेस फिक्स, इसको मैं बेस पे अगर फिक्स करता हूं और अगर मैं ऊपर के सरफेस पे एक ग्रेजिंग फोर्स लगाता हूं, ग्रेजिंग फोर्स इज अ फोर्स विच जस्ट टचेस द सरफेस, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? तो सॉलिड्स पे आप टेंजेंशियल फोर्स भी अप्लाई कर सकते हो एंड टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगा? शेप चेंज करेगा. इसलिए वहां पे आप दो टाइप के मॉड्यूलस की बात करते थे. एक था बल्क मॉड्यूलस जो आपको बताता है अबाउट चेंज इन वॉल्यूम, और दूसरा था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो आपको बताता है चेंज इन शेप. मतलब फ्लूइड्स में कम से कम चेंज इन शेप की बात नहीं होगी क्योंकि उसके पास शेप है ही नहीं. फ्लूइड के पास कब से शेप आ गया? अब तो बताया मैंने, दे हैव नो शेप. तो सॉलिड्स कैन बी सब्जेक्टेड टू बोथ नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंशियल फोर्सेस. तो सॉलिड्स कैन बी सब्जेक्टेड टू बोथ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फोर्सेस. और आपको रूल्स पता होने चाहिए क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम में आएगा आपको. नॉर्मल फोर्सेस विल ब्रिंग चेंज इन वॉल्यूम. इसका मतलब नॉर्मल फोर्सेस आर रिलेटेड टू बल्क मॉड्यूलस एंड टेंजेंशियल फोर्सेस विल ब्रिंग चेंज इन शेप. इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्सेस आर रिलेटेड टू shear modulus ऑफ rigidity. ओके. फ्लूइड्स, in case of fluids can be subjected only to which forces? Only to normal forces.
ओके, तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब फ्लूइड से पूरे चैप्टर में तुम कहीं पे भी मोस्टली सिर्फ बल्क मॉडल्स ही सुनोगे ना, वहाँ पे तुम यंग्स मॉडल्स कभी आएगा ना, वहाँ पे कभी शेयर मॉडल्स भी सुना ही आएगा। तो सिर्फ बल्क मॉडल्स आएगा और पता होना चाहिए व्हाट इज बल्क मॉडल्स। उसके बाद इफ यू रिमेंबर, अगर इस पे मैंने फोर्स लगा दिया तो ये सॉलिड है, अब सॉलिड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ नॉर्मल, या तो मैं इनवर्ड फोर्स लगा सकता हूँ या फिर मैं आउटवर्ड फोर्स लगा सकता हूँ। अगर मैं आउटवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ तो उसको बोलते हो स्ट्रेचिंग फोर्स। मतलब स्ट्रेचिंग फोर्स में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ता है। तो जब आप स्ट्रेचिंग फोर्स, बाय द वे ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि ये बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करेगा, डिफॉर्म करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, इस केस में एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज आउटवर्ड्स, मतलब स्ट्रेचिंग फोर्स है, उल्टा कर दोगे तो वो कंप्रेसिव फोर्स बन जाएगा। व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस लाइक द वन आई हैव शोन हियर, तो इस केस में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बढ़ गया। अब वो डिस्टेंस बढ़ने से ये जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो पार्टिकल्स है, दे डेवलप इंटरनल फोर्सेस, करेक्ट। अगर आपका फोर्स एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स आउटवर्ड्स है, मतलब वो मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जा रहा है, तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। मतलब बेसिकली जब मैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स निकाल दूंगा तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हुए वो क्या करेंगे, वो पार्टिकल्स को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब दे विल रिस्टोर द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये याद रखना आप। तो सॉलिड्स के केस में सॉलिड्स डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अभी वो मैं लिखने नहीं वाला यहाँ पे। तो सॉलिड्स के केस में जब आप सॉलिड्स पे एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, राइट। इन केस ऑफ फ्लूइड्स इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप ही नहीं होते। सो फ्लूइड्स do not develop any internal restoring forces। इसका मतलब ये भी होता है, देखो ऐसा है, जहां पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो, मतलब वो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोजिट होता है। अगर तुम स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हो तो द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, तुम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो तो द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। तो व्हाट इज कॉमन कि एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हमेशा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मटेरियल है इट इज अपोजिंग द चेंज इन शेप। तो सॉलिड्स अपोज चेंज इन शेप, तो देखो होगा प्रॉपर्टी में कहीं सॉलिड्स अपोज डिफॉर्मेशन। तो सॉलिड्स दे अपोज डिफॉर्मेशन, जहां पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो वहां पे डिफॉर्मेशन को अपोजिशन होता है, और जहां इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ही नहीं हुआ तो वहां पे चेंज इन शेप को, मतलब डिफॉर्मेशन को अपोजिशन होगा क्या, नहीं। तो फ्लूइड्स डू नॉट अपोज एनी डिफॉर्मेशन, राइट। और तो तुम लाइव एग्जांपल देख सकते हो ना, आप भी देख सकते हो। उसमें क्या हो गया, देखो एक रबर बैंड है, काइंड ऑफ अ सॉलिड, मैंने इस पे फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स है ये, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। मुझे ताकत लगानी पड़ रही है क्योंकि अंदर क्या डेवलप हो रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसको इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मतलब यहाँ पे डिफॉर्मेशन को अपोजिशन हो रहा है, और जैसे मैंने फोर्स निकाल दिया द बॉडी गोज बैक टू इट्स राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन को अपोजिशन हुआ। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। इसके अंदर लिक्विड है, ऑफ कोर्स वाटर। मुझे ना इसका शेप चेंज करने में कोई ताकत लगानी नहीं पड़ेगी, आई जस्ट अपने आप ही शेप चेंज हो गया। तो देयर इज absolutely नो अपोजिशन टू एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। तो अभी ये बेसिक आइडिया याद रखो
ये बेसिक आइडिया याद है? तो नाउ वी कैन गो अहेड। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। तो सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में जो बेसिक डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर्स होते हैं, ये 3 पैरामीटर्स है। सबसे पहले सॉलिड्स कैन बी सब्जेक्टेड टू बोथ नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंशियल फोर्सेस। मतलब सॉलिड्स के केस में यू विल बी हियरिंग बोथ टाइप ऑफ मॉड्यूलस, बल्क एंड rigidity modulus, right? Tangential forces will bring change in shape, whereas normal forces will bring change in volume. Liquids के केस में, मतलब fluids के केस में, fluids cannot be subjected to tangential forces, क्योंकि tangential forces are related to change in shape. अब जिसका shape ही नहीं तो change क्या करोगे तुम? उसका shape नहीं है, liquids do not have any shape. Then solids produce या develop internal restoring force. कब? when external deforming forces are applied. Fluids do not develop any internal restoring force. जिस मटेरियल में internal restoring force develop हो, that opposes deformation. So solid opposes deformation. और जिसमें internal restoring force produce ही नहीं हुआ, that does not oppose any kind of deformation. Right? यहाँ तक hopefully it is clear. अब यू मस्ट नो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल केसेस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, तो आइडियल फ्लूइड भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे आपने आइडियल गैस से स्टार्ट किया था, फिर अल्टीमेटली तुम रियल गैस पे आ गए। लेकिन आइडियल गैस और रियल गैस, इन दोनों में सर्टन प्रॉपर्टीज आर कॉमन, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। तो सिमिलरली आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में भी देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन, उसको हम लोग बोलेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो जब मैं बोल रहा हूं जनरल, मतलब आइडियल और रियल फ्लूइड्स दोनों के पास ये प्रॉपर्टीज होंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, नंबर 1, नाम में ये फ्लूइड, तो पहला जनरल प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन फ्लो, they can flow, that is the first property, they can flow. Number 2, अभी तो बताया, they do not oppose any deformation, they do not oppose deformation. Number 3, they take the shape of the container, they take the shape of container. तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज है ना, ये आइडियल और रियल फ्लूइड दोनों के लिए है, कॉमन है, कॉमन। और ये जो प्रॉपर्टीज है 4, ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड के है और 4 रियल फ्लूइड के अलग से है। जैसे आइडियल फ्लूइड का पहला प्रॉपर्टी क्या था? इट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट। रियल फ्लूइड में, रियल फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, डेंसिटी कैन बी चेंज्ड। इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, दैट इज देयर इज नो टर्बुलेंस। रियल फ्लूइड में the flow is rotational, मतलब there is turbulence. It is, ideal fluid is non-viscous, मतलब there is no friction. Real fluid is viscous, मतलब there is friction. The flow is steady, ऐसा कुछ नहीं होता real fluid में, it can be steady और it can be non-steady in case of real. तो ये properties 4 special properties थे ideal fluid के, वैसे ही 4 थे real fluid के, लेकिन there are some common properties, तो ये common properties है। Good. अब बिफोर वी गो अहेड, इस चैप्टर में और आगे जाने से पहले, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, फिजिक्स में ना बहुत सारे सब ब्रांचेस है, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स इज वन ऑफ देम। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, ट्री डायग्राम बना के बताया था, मैकेनिक्स, उसके 2 ब्रांचेस, याद आ रहा है? व्हाट इज मैकेनिक्स? व्हाट इज मैकेनिक्स बाय द वे? What is mechanics? आपने बोला ना याद है हमको, तो बताओ what is mechanics? इसी जन्म में, इसी क्लास में, आज से सिर्फ 2 महीने पहले हमने मैकेनिक्स ये चैप्टर इन डिटेल देखा है, और आपको मैकेनिक्स क्या है वही याद नहीं, तो ठीक नहीं है, याद होना चाहिए था। मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच
deals with moving objects is known as mechanics. मैकेनिक्स में दो ब्रांचेस थे, एक को तुम बोलते हो स्टैटिक्स. अब आप बोलोगे, पहले तो बोल रहे हो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मूविंग ऑब्जेक्ट इज मैकेनिक्स, फिर बोल रहे हो स्टैटिक्स. स्टैटिक्स होता है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ और विच स्टडीज ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, क्योंकि रेस्ट इज ऑल्सो मोशन विद जीरो वेलोसिटी. तो यू शुड नो कि मैकेनिक्स का एक ब्रांच है स्टैटिक्स, इन विच यू स्टडी ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट. इसी का दूसरा ब्रांच है काइनेटिक्स. काइनेमैटिक्स नहीं बोला मैंने बोला काइनेटिक्स. तो काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. काइनेटिक्स के ही दो ब्रांचेस है वापस से, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. अब ये काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स में आप मोशन का स्टडी करते हो विदाउट द कॉज ऑफ मोशन. मोशन को किसने प्रोड्यूस किया, वी डोंट केयर. मोशन है. तो फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको ड्रॉप कर दिया, इट स्टार्ट्स मूविंग, इट इज मूविंग, इट इज इन मोशन. मुझे मेजर करना है डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 10 सेकंड के बाद स्पीड कितना होगा, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 9th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. तो काइनेमैटिक्स में यू स्टडी मोशन विदाउट द कॉज ऑफ मोशन, और डायनामिक्स में यू स्टडी मोशन विद द कॉज ऑफ मोशन. तो डायनामिक्स में नॉर्मली तुम बात करते हो फोर्सेस की एंड टॉर्क की, क्योंकि फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मोशन एंड टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेशनल मोशन. तो जैसे तुमको ये समझ में आया कि मैकेनिक्स के ब्रांचेस कैसे हैं, वैसे ही यू शुड नो. अभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं. तो फ्लूइड मैकेनिक्स के यू हैव डिफरेंट ब्रांचेस. फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे पहला ब्रांच है हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रो ये वर्ड नॉर्मली वाटर के लिए यूज होता है नॉर्मली, या फिर फ्लूइड के लिए, और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट. तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फ्लूइड्स एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स. तो जब भी तुम हाइड्रोस्टैटिक्स ये देखोगे ना, उसमें यू विल ऑलवेज स्पीक अबाउट फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट. और आपको पता होना चाहिए एनीथिंग इज एट रेस्ट ओनली व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो जब तुम हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करोगे, नॉर्मली इक्विलिब्रियम स्टेट्स की बात होगी. राइट. अब हाइड्रोस्टैटिक्स का ही एक दूसरा ब्रांच है जिसको तुम बोलते हो सरफेस टेंशन. तो मैं अभी उसको अलग से लिख दूंगा. तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमको 3 अलग अलग पार्ट्स देखने हैं. एक है हाइड्रोस्टैटिक्स, और हाइड्रोस्टैटिक्स में मोस्टली वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट. तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे प्रेशर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे बेसिकली प्रेशर मेजर कैसे होता है. मेजर कैसे होता है मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिफाइन कैसे होता है प्रेशर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हो. फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर हम देखेंगे व्हाट इज गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड देन वी विल गो थ्रू देयर इज अ लॉ व्हिच इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन, एंड देन वी विल सी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, जैसे कि बैरोमीटर एंड मैनोमीटर. तो वहाँ तक आपका हाइड्रोस्टैटिक्स रहेगा. तो रिमेंबर, हाइड्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को मोस्टली बात करनी है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट की. तो पहले हम लोग प्रेशर क्या होता है वो डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर. उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. मैं सिर्फ एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि हमको ओवरऑल आज और कल में कितना पढ़ना है. तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, and after that you will be going through something called as Pascal's law, and after that basically pressure measuring devices. कुछ रह गया तो बाद में देख लेंगे. तो this is the rough idea of what you are supposed to do in hydrostatics. हाइड्रोस्टैटिक्स के बाद हाइड्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है which is surface tension. Now why I say it is a part, क्योंकि surface tension के केस में भी
लिक्विड या फिर फ्लूइड इज एट रेस्ट। सरफेस टेंशन मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही डिफाइन करूंगा, वो जब आएगा तब देख लेंगे। उसके बाद आता है फ्लूइड, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स, इसको अलग अलग नाम है, कहीं पे इसको फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, कहीं पे फ्लूइड डायनामिक्स भी बोलते हैं, कहीं पे इसको हाइड्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब फ्लूइड एट रेस्ट और हाइड्रोडायनामिक्स मतलब फ्लूइड इज इन मोशन। तो व्हेन you have a fluid which is moving, the study of properties of fluids when they are in motion, उसको तुम बोलते हो फ्लूइड डायनामिक्स या फिर हाइड्रोडायनामिक्स। और हाइड्रोडायनामिक्स में दो ही इक्वेशन है, एक्चुअली एक ही इक्वेशन है जो बहुत काम का है, बर्नौलीज इक्वेशन, और बर्नौलीज इक्वेशन पे ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक इक्वेशन तुमको पता है तो हो गया। और आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ये सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ है ही नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, पूरा चैप्टर ही सिंपल है। सिर्फ ये तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, सरफेस टेंशन में क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स में क्या है। तो एज यू कैन सी वील स्टार्ट फर्स्ट विथ हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग पहले फ्लूइड्स एट रेस्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो लोग सो रहे हो थोड़ा जाग जाओ। फ्लूइड्स एट रेस्ट which we will be calling as hydrostatics. The study of fluids at rest, the branch of physics which deals with fluids at rest is known as hydrostatics. हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेशर। What is pressure? What do you think is pressure? क्या होता है प्रेशर? क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। वेरी गुड। तो ये प्रेशर मतलब क्या? तो फॉर एग्जाम्पल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इमेजिन एक कंटेनर है, उस कंटेनर में यू हैव अ फ्लूइड, ऑफ कोर्स फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो एनी फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जहां जहां पे फ्लूइड का सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट आया वहां वहां पे फ्लूइड सरफेस पे क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स, राइट। अभी ये जो फोर्स है ये वॉल्स पे भी लग सकता है या फिर बेस पे भी लग सकता है। सो एनी फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दिस फोर्स कैन बी एक्टेड ऑन वॉल्स और बेस ऑफ द कंटेनर। दिस नॉर्मल फोर्स, मैंने नॉर्मल फोर्स ये वर्ड जानबूझ के यूज किया, गो एंड चेक। मैंने क्या बोला था? फ्लूइड्स कैन एक्सर्ट ओनली या फिर फ्लूइड्स कैन बी सब्जेक्टेड ओनली टू नॉर्मल फोर्सेस। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो जो भी फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल है। किस पे नॉर्मल है? सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हो? प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? तो बेसिक आइडिया ये है कि जहां जहां पे फ्लूइड का एक सरफेस के साथ कांटेक्ट आएगा, और वर्ड्स के साथ थोड़ा केयरफुल रहो, मैंने कहीं नहीं बोला जहां जहां पे फ्लूइड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट आएगा, मैंने बोला सरफेस के साथ कांटेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत थ्योरेटिकल है, इट हैज़ वेरी इन डेप्थ ऑफ कोर्स थ्योरी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ईच वर्ड। आई नेवर सेड जहाँ पे लिक्विड का फ्लूइड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट आया, मैंने बोला जहाँ पे फ्लूइड का सरफेस के साथ कांटेक्ट आया, क्योंकि अभी प्रेशर डिफाइन करना बाकी है, करेंगे तब समझेगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कैसे निकालते हो। तो एनी फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, on the surface in contact. Of course the surface may be wall or base of a container, और वो सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है। तो वो सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है, याद रखना।
तो दिस नॉर्मल फोर्स, ये जो फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है, किसने एक्सर्ट किया? फ्लूइड ने। किस पे? सरफेस इन कांटेक्ट पे। तो दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। सो दिस नॉर्मल फोर्स per unit area is defined as pressure. So therefore pressure is normal force upon area, मतलब force upon area। तो जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला बन गया फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट आ जाएगा। व्हाट इज फोर्स का ऐसा यूनिट? न्यूटन। एरिया का तो ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इसको आप बोलते हो पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इट इज पास्कल। और अगर आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो प्रेशर के डायमेंशन मतलब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या होता है? m1 l1 t-2 अपॉन l2। तो ये हो जाएगा m1 l-1 t-2। ये आ गया प्रेशर के डायमेंशंस। गुड, राइट? तो यहाँ तक क्लियर? तो व्हाट इज प्रेशर? एनी फ्लूइड exerts force on surface in contact. This normal force per unit area is called as pressure. अब ये पर यूनिट एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहाँ पे एक सरफेस है, हो सकता है उसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर हो और जो टोटल नॉर्मल फोर्स लग रहा है, टोटल नॉर्मल फोर्स हो सकता है 25 हो। तो व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया? 25/5, राइट? मतलब फोर्स अपॉन एरिया, इसको क्या बोलते हो? प्रेशर। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको जस्ट टू रिलेट माय बॉडी, बिकॉज आई हैव वेट। तो मेरा जो वेट है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ वो क्या है? एक्शन है। और फॉर्चुनेटली एंड लकीली ऑल्सो ये जो एरिया है उस पर जो मेरा वेट है वो नॉर्मल है। दिख रहा है ना? परपेंडिकुलर है, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? तो माई वेट इज 750 न्यूटन, 75 किलोग्राम इंटू 10, तो 750 न्यूटन। और मान लो ये जो सरफेस है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, मान लो ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इट इज लेट अस से 5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल फोर्स कितना लगा पूरे प्लेटफॉर्म पे? 750 न्यूटन। और एरिया कितना था? 5। तो व्हाट इज प्रेशर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म? 750/5। तो टोटल फोर्स को टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा प्रेशर। टोटल फोर्स को टोटल एरिया से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? प्रेशर। तो लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। आप में से कोई स्विमिंग करता है क्या? स्विमिंग, गुड। तो ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस किया होगा आपने, जब आप सरफेस पे स्विम करते हो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मतलब लेस वर्क इज डन, लेस फोर्स यू नीड। लेकिन जैसे जैसे यू गो इनसाइड आपके ऊपर जो लिक्विड का कॉलम है वो बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया, तो आपको अभी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है टू स्विम फॉर द सेम डिस्टेंस, राइट? इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? उस पॉइंट के ऊपर कितना कॉलम है, किसका? फ्लूइड का, मतलब डेप्थ कितना है। और अगर आप मूवीज़ देखते हो, ऑफ कोर्स मूवीज़ तो सब देखते होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्टेड मूवीज़। तो उसमें एक मूवी आया था गाजी अटैक नाम का, देखा था किसने? नहीं, ओके, सिर्फ 2-3 लोग। तो वहाँ पे ना वो एक पनडुब्बी होती है ना, पनडुब्बी, सबमरीन। तो सबमरीन बहुत नीचे लेके जाते हैं वो, अराउंड 2 किलोमीटर्स, 2000 मीटर का डेप्थ। फिर वो सबमरीन के अंदर 2 लोग होते हैं, फिर एक कैप्टन को बोलता है, कैप्टन हम लोग ऑलरेडी 2 किलोमीटर डेप्थ पे है, अभी इससे नीचे मत जाओ। क्या होगा उससे नीचे गया तो? प्रेशर बढ़ेगा एंड द सबमरीन विल बेसिकली ब्रेक इनटू पीसेस। तो यहाँ से 2 चीज़ समझ में आई तुमको। एक तो प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है। 2, द मैक्सिमम डेप्थ दैट अ सबमरीन कैन गो इनसाइड ओशन इज 2 किलोमीटर।
उसके ज़्यादा हुआ तो जो मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है ना, मतलब जिस फोर्स पे मटेरियल ब्रेक हो, तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे गए ना तो दैट ओ एक्सीड्स, मतलब द प्रेशर, जितना प्रेशर लग रहा है उससे जितना फोर्स आ रहा है वो मटेरियल के ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया। तो इफ़ यू गो स्लाइटली बिलो 2 किलोमीटर, गए, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। तो अभी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये डेप्थ पे डिपेंड करता है, तो समझ में आ ही गया। अभी हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो एक काम करते हैं, हम एक वेसल लेते हैं, कंटेनर। इस कंटेनर में हम एक फ्लूइड ले लेते हैं। फ्लूइड कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट कैन बी ऑल्सो वाटर। तो इसमें हमने ले लिया एक फ्लूइड, तो लेट्स से वी हैव अ फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में एक पॉइंट है, सम पॉइंट लेट अस से ए या फिर सम पॉइंट एक्स। मुझे इस एक्स पॉइंट पे फाइंड करना है व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। मैंने अभी आपको बोला कि प्रेशर क्या होता है, एनी फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट, बराबर, राइट, करेक्ट। मुझे कहाँ फाइंड करना है प्रेशर, एक्स पॉइंट पे। यहाँ तो कोई सरफेस इन कांटेक्ट नहीं है, दिख रहा है कुछ नहीं, तो नहीं है ना, तो हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे। मुझे एक्स पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। और फिलहाल टेम्पररीली ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इसका जो टॉप सरफेस है, टॉप, वो लिक्विड के फ्री सरफेस पे है। आगे तुम देखोगे, अभी आज ही हम बाद में सिलेंडर को थोड़ा नीचे भी लेने वाले हैं। तो फिलहाल टेम्पररीली व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर। रिमेंबर दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंडर। यहाँ कोई सिलेंडर एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने इमेजिन किया। क्यों किया, क्योंकि हमको क्या करना था, एक्स पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना था। प्रेशर का डेफिनेशन क्या था, लिक्विड मतलब फ्लूइड जिस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वहां पे वो क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हो, प्रेशर। अब मैंने एक पॉइंट तो ले लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो कोई सरफेस है ही नहीं, तो हमने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस का जो लेंथ है या फिर बेसिकली हाइट है वो है h, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है a, बराबर, यहाँ तक क्लियर। तो कंसिडर a container or a vessel filled with a fluid, some kind of fluid, it can also be water. Imagine a point x where we want to find out pressure. Draw an imaginary cylinder. अब इमेजिनरी सिलेंडर के दो सरफेसेस है, टॉप एंड बॉटम। Draw an imaginary cylinder of height h such that the point x lies on the bottom surface. कहाँ पे ये, बॉटम सरफेस पे, बराबर, गुड। देन हमको प्रेशर फाइंड करना था, तो बाय डेफिनेशन प्रेशर क्या है, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन फोर्स आएगा कहां से, तो जो सिलेंडर के अंदर, इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है उसका कुछ मास होगा, कितना है मास, m। ये जो इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है उसको जो मास m है, जहां भी मास हो वहां क्या होता है, वेट। तो इसका क्या होगा, वेट कितना होगा, mg। और वेट कहाँ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये जो फ्लूइड है सिलेंडर के अंदर, इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर फ्लूइड है, उसके अंदर मास था लिक्विड का, फ्लूइड का m, उस फ्लूइड का वेट है mg, और ये mg इस पॉइंट x पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक फ्लूइड लिया, फ्लूइड में एक पॉइंट लिया जहां हमको प्रेशर फाइंड करना था। हमने उस पॉइंट के नियर रीजन में एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया, उस इमेजिनरी सिलेंडर में जितना भी लिक्विड था उसके मास को m बोल दिया। तो लिक्विड का मास m है, तो वेट कितना हो गया, mg, और mg वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो x पॉइंट पे कितना फोर्स है, mg अपॉन area, right, correct. But if you remember, density is mass per unit volume. So mass is density into volume. Volume of cylinder, what is volume of cylinder? ये मेरे पास सिलेंडर है, this is cylinder of course. What is the meaning of volume by the way? किसी एक ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको बोलते हैं वॉल्यूम। टोटल स्पेस बोला मैंने, टोटल, रिमेंबर। तो ये सिलेंडर ने
टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया? एरिया इंटू एरिया इंटू एरिया इंटू लेंथ मतलब हाइट, बराबर ना? तो व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इंटू हाइट, ए इंटू एच। और नहीं भी समझ में आए तो वॉल्यूम होता है L⁻3, उसमें से हाइट में से L⁻1 आ गया, तो एरिया में से L⁻2 आ गया, तो A इंटू एच, तो L⁻3 बन गया। डायमेंशनली भी सोचा करो, क्योंकि यहाँ गड़बड़ करते हैं। चलो ठीक है, वो गड़बड़ को भी खत्म करेंगे आज। ये भी एक सिलेंडर है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? आई हैव आस्क्ड यू सरफेस एरिया, मतलब L⁻2 आना चाहिए, तो मुझे πr² h सुनना ही नहीं है। सरफेस, सिर्फ सरफेस नहीं, 2πrh, 2πr इज द सर्कमफरेंस इनटू लेंथ और हाइट। तो डायमेंशनली भी सोचा करो, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस का कितना एरिया, और वॉल्यूम तो टोटल स्पेस कितना, तो इट इज वॉल्यूम इज A इंटू एच। अब इस इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो फ्रॉम 1 and 2 यू हैव प्रेशर P इक्वल टू mg, बट m इज रो इंटू A इंटू एच जी, और नीचे क्या है? A है, तो A और A हो गया कैंसल, तो क्या आ गया? h रो g हो गया। तो प्रेशर इज h रो g। तो व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम? h रो g। तो जितना डेप्थ ज्यादा होगा, बाय द वे डेप्थ इस केस में तुम मेजर कर रहे हो कहां से? फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मैंने इसलिए बोला कि जो इमेजिनरी सिलेंडर का टॉप सरफेस है वो कहां पे है? लिक्विड के फ्री सरफेस पे, मतलब ऊपर के सरफेस पे। तो जितना जितना तुम नीचे जाओगे उतना उतना एच बढ़ते जाएगा, जितना जितना एच बढ़ेगा उतना उतना प्रेशर बढ़ेगा। और लिक्विड कॉलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुमने एक सिलेंडर इमेजिन किया, तो सिलेंडर इज लाइक अ कॉलम। गुड। तो प्रेशर ड्यू टू a liquid column is h rho g, where h is the depth of that point below the free surface of liquid, rho is the density of that fluid, and g is acceleration due to gravity. Clear यहाँ तक? पक्का पक्का? तो अब तक so far आज अब तक हमने क्या क्या कवर किया? ऑफ कोर्स मैंने तुमको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफरेंस बताया, वो छोड़ दो, दैट इज समथिंग नॉट रेलेवेंट हियर नाउ। हमने स्टार्ट किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हमने फ्लूइड को डिफाइन किया, हमने आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ देखे, उसके बाद हमने सॉलिड्स और फ्लूइड में डिफरेंस देखा, हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देखे, उसके बाद हमने हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है वो देखा, हाइड्रोस्टैटिक्स में पहला कॉन्सेप्ट प्रेशर क्या होता है वो डिफाइन किया, और प्रेशर के बाद हमने प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम कैसे फाइंड करते हैं वो देखा। नाउ वी विल सी व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पिछला टॉपिक था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, अभी हमको देखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सो इंपॉर्टेंट, इवन लाइफ एज यू नो, एज आई नो, एज आई सी, यू कैन स्पीक। तो लाइफ एज यू नो एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, समवेयर इवन प्रेशर हैज अ रोल इन इट। थोड़ा भी प्रेशर कम ज़्यादा होता ना तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता था। तो एवरीथिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने के लिए एक काम करते हैं। एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? ऑफ कोर्स यू शुड नो व्हाट इज एटमॉस्फेयर। फॉर्चुनेटली, हाँ बोलो 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 बोलो। सराउंडिंग में जो एयर है उसको बोलते हो एटमॉस्फेयर। तो फॉर्चुनेटली हमारा प्लैनेट अर्थ हैज सराउंडिंग गैसेस, ऑफ कोर्स लेयर्स है, अब मैं लेयर्स में जाऊंगा नहीं, बट देयर आर सराउंडिंग टू द अर्थ देयर आर गैसेस, इसको आप बोलते हो एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर हमको ऑफ कोर्स लाइफ को सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डेफिनेटली करता है, क्योंकि इसी में तो ऑक्सीजन है जिसके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, राइट। इसमें बाकी एलिमेंट्स भी है, बाकी गैसेस भी है, नाइट्रोजन होता है, ऑफ कोर्स कार्बन है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया ऑफ कोर्स। उसके बाद यू नो ओजोन है, ओजोन हेल्प्स यू फ्रॉम हार्मफुल
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस अब तक तो नहीं रह पाते हम लोग, आके चले गए होते जस्ट लाइक डायनासोर्स। डायनासोर्स का एक्सटेंशन का रीजन अलग था, एस्ट्रॉइड, हमारा अलग होगा ऑफ कोर्स। तो व्हाटएवर इट इज, तो ध्यान दो, जोक्स अपार्ट। अभी ऐसा है, ये एटमॉस्फेयर है। अभी तुमने देखा किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर एक फ्लूइड हो, फ्लूइड का कॉलम हो, तो उस पॉइंट पे फ्लूइड क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर। तो अर्थ इज ऑल्सो सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर। मतलब इफ आई टेक एनी पॉइंट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, उस पॉइंट के ऊपर क्या है? एयर है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या है? एयर। एयर क्या होता है? फ्लूइड। तो उस पॉइंट के ऊपर एयर का कितना कॉलम है, उसका जो वेट है, जैसे यहां पर लिक्विड का वेट था, वैसे एयर कॉलम का जो वेट है वो अर्थ के सरफेस पे क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर। तो यहाँ पे जब तुम प्रेशर की बात करते हो तो दिस इज प्रेशर ड्यू टू एयर कॉलम। पिछले केस में तुमने बोला प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। तो अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर। प्रेशर एट एनी पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि अगर मैं पॉइंट अर्थ के सरफेस के नियर ले रहा हूं तो एयर का कॉलम ज्यादा है। तो द प्रेशर एट एनी पॉइंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज ड्यू टू एयर कॉलम अबव इट। उसके ऊपर कितना एयर का कॉलम है वो प्रेशर डिसाइड करेगा। इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया कि सरफेस पे, जिसको तुम सी लेवल बोलते हो, वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा एयर का कॉलम बनेगा। फिर जैसे जैसे तुम हाई अल्टीट्यूड्स पे जाओगे प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हायर अल्टीट्यूड्स पे एयर का कॉलम छोटा हो गया। इसके लिए ही जिन्होंने बोला, बहुत मोस्ट ऑफ यू हैव वेंट वंस इन अ लाइफ थ्रू फ्लाइट। तो जब तुम फ्लाइट पे जाते हो ऐसे कान के पर्दे खुलते बंद होते एक्सपीरियंस करते हो, किया है कभी? नहीं। तो इफ यू ट्रैवल बाय फ्लाइट ना, यू विल फॉर अ वाइल तुमको लगेगा कि कान के पर्दे मेरे खुल गए, बंद हो गए। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, राइट। नंबर 2, कोई आप में से शायद ही माउंटेनियरिंग करता होगा, हमारे यहाँ तो क्रेज नहीं है वो, और हमारे यहाँ पे आसपास में कोई बड़े बड़े माउंटेन्स है भी नहीं। लेकिन एज यू गो एट हायर अल्टीट्यूड्स प्रेशर बहुत कम होता है, मॉइस्चर भी बहुत कम हो जाता है। तो इट कम्स विथ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। योर स्किन विल बिकम ड्राई, तो यू आर सपोज टू कैरी मॉइस्चराइजर। नाक में से खून निकलेगा, कभी कान में से खून निकलेगा बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि लाइफ यहाँ पे कैसे फॉर्म में है वो भी डिसाइड करता है समवेयर फिजिक्स ऑफ कोर्स। तो अभी प्रेशर निकालना है हमको एटमॉस्फेयर का, तो सिंपल है, वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना। प्रेशर विल बी व्हाट? सेम। तुम डायरेक्टली एच रो जी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर अल्टीमेटली बात तो वही करोगे, बोलोगे प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। चलो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या हो गया? mg। m किसका है? एयर मास है। एरिया, तो मास क्या है? मास क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम किसका? एयर कॉलम का। डेंसिटी किसका? एयर का। वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है वॉल्यूम? अभी तो बताया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। तो एरिया इनटू हाइट, ओके, एरिया इनटू हाइट रो ए जी अपॉन ए। एरिया एरिया हो गया कैंसल, तो प्रेशर इज एच रो ए जी, where rho A is density of air. What is density of air, by the way? वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास आता है वो। डिपेंड करता है ड्राई एयर है कि मॉइस्ट एयर है। 11 में हमने देखा था 1.29। एंड वेल, बाय द वे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिनोट करने के लिए ना हमेशा ऐसा लिखते हैं, पी नॉट। तो जहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुमको बताना, तुम क्या लिखोगे? पी नॉट। और पी नॉट की वैल्यू है जिसको तुम 1 atm बोलते हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर बोलते हो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब वो कहाँ से आ गया? फिर ऐसा है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाइट तक जाता है। इट एक्सटेंड अप टू वेरी लार्ज हाइट, लेकिन 8 किलोमीटर के ऊपर, अबव 8 किलोमीटर, द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स वेरी लेस।
मतलब डेंसिटी 8 किलोमीटर के ऊपर निग्लिजिबल है। इसका मतलब 8 किलोमीटर के ऊपर का जो एयर कॉलम है वो तुम काउंट मत करो, क्योंकि वहां पे एयर क्या है, डेंसिटी क्या है, निग्लिजिबल है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए हम जो एच की वैल्यू यूज करते हैं वो होता है 8 किलोमीटर। कितना होता है? 8 किलोमीटर। तो टू मेजर, टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू ऑफ कोर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, height is taken to be 8 kilometer. 8 kilometer is 8000 meters. Into density of air, as I told you, density of air depend करता है, शायद 1.29 ही लिया होगा, into g की वैल्यू 9.8। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लो, तो आएगा 1.013 इंटू 10⁵। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.29 इंटू 9.8, ये आ गया आपका 1.29 करना था मेरे को, तो 8 इंटू 1.29, ओके, इंटू 9.8 कितना आ गया? 101.136 इंटू 10⁻³ तो 101.36 इंटू 10⁻³ मतलब कितना आ गया? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और इसको तुम बोलते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है नियर द ग्राउंड, नियर द सी लेवल, क्योंकि वो पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा एयर का कॉलम है। और प्रेशर फाइंड करने के लिए वही नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ कर लिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है ऑफकोर्स mg से, यहाँ पे मास है एयर कॉलम का, क्योंकि यहाँ पे एयर है, लिक्विड नहीं है, तो एयर कॉलम। तो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज a इंटू एच, ए कैंसिल हो गया तो h रो जी। अर्थ का एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर तक नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 8 किलोमीटर के ऊपर डेंसिटी बहुत कम हो जाता है। तो 8 किलोमीटर के ऊपर का एयर कॉलम से ज़्यादा प्रेशर आता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते वक्त हाइट में लेते हैं 8 किलोमीटर। और डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29, जी की वैल्यू 9.8, ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो तुमको मिल गया 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसी को बोलते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। है क्लियर? 1 ATM। गुड, फाइन। इसके बाद क्या टॉपिक है अब? इसके बाद है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ये भी तुमने रियल लाइफ में बहुत बार यूज किया है, बहुत बार, और हर किसने। सिर्फ पता नहीं था इसको गेज प्रेशर बोलते हैं। गाड़ी के टायर में हवा कम हो गई, गए हवा भरने, उनके साथ एक प्रेशर मीटर होता है, वो लगा के देखते हैं कि कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, 33 आ रहा है, 35 आ रहा है, डिपेंड करता है गाड़ी टू गाड़ी एंड टायर टू टायर, बट स्टैंडर्ड प्रेशर इज 35। तो वो जो होता है वो गेज प्रेशर होता है। गेज प्रेशर इज प्रेशर ड्यू टू ओनली एयर विच इज इनसाइड द टायर, राइट, उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। और ऑल्सो CNG LPG, किसके पास गाड़ी होगा तो तुम अगर CNG भरने चले गए तो वहाँ पे भी लिखा होता है कितना प्रेशर है। अगर पेट्रोल भरने गए तो डेंसिटी लिखा होता है पेट्रोल का, CNG भरने गए तो उस पंप पे लिखा होता है प्रेशर, राइट। तो ये सारे गेज प्रेशर्स है। तो अभी ये एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर समझने के लिए व्हाट वी विल डू इज, अगेन वी विल इमेजिन अ कंटेनर। हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने एक फ्लूइड ले लिया, सम फ्लूइड, ऑफ कोर्स इट इज एट रेस्ट, क्योंकि वी आर स्टिल स्टडीइंग हाइड्रोस्टैटिक्स। अब इस केस में मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया, I'll consider some imaginary cylinder. This time the top of the cylinder is not at the free surface of liquid. तो ऐसा एक सिलेंडर ले लिया इमेजिनरी। ये सिलेंडर का हाइट h है, ये सिलेंडर का टॉप सरफेस फ्री सरफेस से x1 डिस्टेंस पे है, ये सिलेंडर का बॉटम सरफेस फ्री सरफेस से x2 डिस्टेंस पे है। तो h आ जाएगा आपका x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 नहीं, x1 माइनस x2। क्यों? क्योंकि तुम ओरिजिन के नीचे हो, तो x1 भी नेगेटिव है और x2 भी नेगेटिव है। तो जो ये हाइट है ना, ये आएगा x1 माइनस x2।
ये जो सिलेंडर तुमने इमेजिन किया, इसका एरिया है A। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं। तो याद रखना, आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको क्या बताया था, एनी फ्लूइड exerts force on the surface in contact। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस के ऊपर जो फ्लूइड है वो टॉप सरफेस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा F1। ओके, ये जो सिलेंडर का बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस के नीचे जो फ्लूइड है वो उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा F2। फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो मैंने इमेजिनरी सिलेंडर लिया, इमेजिनरी सिलेंडर के टॉप के ऊपर जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो टॉप सरफेस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, और ये जो बॉटम है, बॉटम के नीचे जो लिक्विड है वो बॉटम सरफेस पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा, और इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसका वेट कितना है mg, वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। कहाँ पे? बॉटम सरफेस पे। है तो क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? गुड। और हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने पहले ही तुमको बता दिया था, हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड इज नॉट मूविंग, मतलब फोर्सेस आर बैलेंस। उसको क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? तो इक्विलिब्रियम में फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। तो यहाँ पे डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड है। मतलब क्या है? मतलब F2 इज अपवर्ड फोर्स, इट इज बैलेंसिंग F1 प्लस mg, राइट। हमको चाहिए था प्रेशर, हमारे पास है फोर्स। तो व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो गया? प्रेशर इनटू एरिया, राइट। तो F1 is P1A, F2 is P2A, where P1 is the pressure on the upper surface of the cylinder and P2 is the pressure on the lower surface। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? P2A इक्वल टू P1A प्लस mg, लेकिन m क्या था? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये आ गया P2A इक्वल टू P1A। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। हाइट कितना है? x1 माइनस x2, जिसको h बोला है ऑफकोर्स, इंटू रो इंटू जी। ए और ए क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो P2 क्या आ गया? P1 प्लस x1 माइनस x2 रो जी। अभी इस इक्वेशन को याद रखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको बताता है व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट द लोअर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज द टोटल प्रेशर? टोटल इंपॉर्टेंट वर्ड है, टोटल। व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट द लोअर सरफेस ऑफ सिलेंडर? P1 प्लस x1 माइनस x2 रो जी। याद रखना। तो अगर आपको लोअर सरफेस पे प्रेशर निकालना है, तो आइडियली स्पीकिंग लोअर सरफेस के ऊपर कौन कौन है? लोअर सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी सिलेंडर है। इमेजिनरी सिलेंडर का जो वेट होगा वो क्या जनरेट करेगा? प्रेशर। देखो वहां से एक टर्म आया कि नहीं? x1 x2 रो जी। और उसके ऊपर कौन है? और लिक्विड है, वो भी क्या लगाएगा? प्रेशर। तो वहां से क्या आया? P1। तो एक पॉइंट के ऊपर कितने कितने लिक्विड है और कितने कितने कॉलम है, वो सब मिलके क्या लगाते हैं? प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर, बराबर। तो हमने क्या किया? हमने बोला इमेजिनरी सिलेंडर ले लो, इमेजिनरी सिलेंडर के टॉप सरफेस के ऊपर जो फ्लूइड होगा वो डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। उसके बॉटम के नीचे जो लिक्विड होगा वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा। उसके अंदर जो लिक्विड होगा उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। और ये इक्विलिब्रियम है, तो अपवर्ड फोर्सेस एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर बैलेंस। मुझे चाहिए था प्रेशर, मैंने फोर्स को लिख लिया प्रेशर इनटू एरिया, तो मेरे पास P2 मतलब टोटल प्रेशर एट द लोअर सरफेस ऑफ सिलेंडर मिल गया P1, वेयर P1 इज द प्रेशर ड्यू टू दिस कॉलम, और x1 माइनस x2 रो जी इज द प्रेशर ड्यू टू सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर। अभी तक मैंने कहीं पे भी एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर वर्ड यूज नहीं किया है, अभी करेंगे। क्लियर यहां तक? पक्का? अब अगर मैं ये इमेजिनरी सिलेंडर को टॉप सरफेस से, फ्री सरफेस से स्टार्ट करता, इमेजिन करता, तो क्या होता? तो इमेजिन
ऐसा है। फिर इमेजिन ये ऐसा है। इसका मतलब क्या है? x1 की वैल्यू 0 है, क्योंकि तुम डिस्टेंस है फ्री सरफेस से ही मेजर करते हो। और इसका मतलब x2 पता है क्या है? -h है, क्योंकि h था हाइट और तुम ओरिजिन के नीचे हो तो क्या है? -h है। इसका मतलब पता है क्या है? इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना था? P1 था ना, ऐसा P1। ये P1 पता है कौन है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि फ्री सरफेस के ऊपर कौन होगा? एयर होगा। एयर मतलब कौन? एटमॉस्फेयर। तो वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहां पे जो प्रेशर तुम फाइंड कर रहे हो P2, इसको मैं P बोल देता हूं। P1 को P0 बोल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P2 को क्या बोल दिया? P बोल दिया। अब यही इक्वेशन उठाओ, इसमें ही आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। पुट P1 इक्वल टू P0, P2 इक्वल टू P, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू -h इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको मिल जाएगा P2 मतलब P, P1 मतलब P0 प्लस x1 कितना है? 0 है, माइनस ऑफ -h रो g। ठीक है, तो क्या हो गया? P इक्वल टू P0 प्लस h रो g। क्या समझ में आया यहां से तुमको? अगर मुझे इस पॉइंट पे, मतलब यहां पे प्रेशर फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है? P। वो प्रेशर कहाँ कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? एच रो जी। एच रो जी क्या था? प्रेशर ड्यू टू सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर। और प्लस क्या आया? प्लस क्या आया? एटमॉस्फियरिक प्रेशर। मतलब ये जो इक्वेशन तुम्हारा बना है, इट इज प्रेशर ड्यू टू बोथ लिक्विड कॉलम एंड एटमॉस्फेयर। इसको बोलते हो एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एंड प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। याद रहेगा? तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज अ टोटल प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? क्या होता है? टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट। टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट मतलब ड्यू टू लिक्विड कॉलम एज वेल एज ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज टोटल प्रेशर। अभी याद रखना, अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो P हियर इज एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर लेता हूं, मतलब कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको शिफ्ट कर दिया, राइट? इफ आई सब्ट्रैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम एब्सोल्यूट प्रेशर, तो क्या बचा? एच रो जी। मतलब क्या बचा? प्रेशर ड्यू टू ओनली ड्यू टू इमेजिनरी सिलेंडर, मतलब ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? तो टोटल प्रेशर में से, एब्सोल्यूट प्रेशर में से जब तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर लेते हो, मतलब यू आर कैलकुलेटिंग प्रेशर ओनली ड्यू टू कॉलम, लिक्विड कॉलम इन दिस केस। जो टायर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, उस केस में टायर के अंदर जो एयर है, बाहर नहीं, अंदर अंदर। तो जब तुम टायर का प्रेशर मेजर करते हो, यू आर मेजरिंग प्रेशर ओनली ड्यू टू फ्लूइड इनसाइड द टायर, राइट? तुमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया क्या? नहीं। तो तुमने क्या मेजर किया? ओनली प्रेशर ड्यू टू इनसाइड। तो क्या बोलोगे उसको? गेज प्रेशर। इसके लिए उसको प्रेशर गेज बोलते हैं, वो डिवाइस को, क्योंकि इट मेजर्स गेज प्रेशर। तो वो क्या होता है? प्रेशर गेज। क्या बोलते हैं उसको? प्रेशर गेज। तो ये आ गया आपका कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर इज जस्ट द टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गुड, क्लियर है? तक मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। हमको एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर समझना था। तो ऑफ कोर्स व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन कंटेनर इन विच यू हैव सम फ्लूइड, उसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया। इमेजिनरी सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है, उसके ऊपर जो लिक्विड है वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा F1, और जो नीचे लिक्विड है, नीचे बेस पे, वो एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा F2, और इस सिलेंडर के अंदर जो वेट ऑफ लिक्विड है वो एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। तो दो डाउनवर्ड फोर्सेस है, एक अपवर्ड फोर्स है। क्योंकि हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में बेसिकली फ्लूइड फ्लो नहीं होता, मतलब सिचुएशन इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस होते हैं, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर बैलेंसिंग आउट ईच अदर। तो अपवर्ड फोर्स था F2, डाउनवर्ड फोर्स थे F1 प्लस mg। तो F2 इक्वल टू F1 प्लस mg। हमको फोर्स नहीं, हमको प्रेशर चाहिए। तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया।
तो F1 इज P1A, F2 इज P2A, सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने, P2A इक्वल टू P1A प्लस मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो V रो G, राइट। तो ये V वॉल्यूम होता है, ऑफ कोर्स सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, एरिया इनटू हाइट, एरिया तो A लिया है मैंने, हाइट को मैंने माना है x1 माइनस x2, और एरिया कॉमन निकाल के कर दिया कैंसल आउट, तो आपको मिल गया P2 इक्वल टू P1 प्लस x1 माइनस x2 रो G। अब ये इक्वेशन क्यों बनाया, ये मैंने इक्वेशन जनरल इक्वेशन बना लिया, तुमको जहां चाहे वहां यूज कर लो। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है ना कि P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, है क्या ऐसा, नहीं है ना। तो व्हाट इज P1? P1 इज द टोटल प्रेशर ऑन द अपर सरफेस। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है जनरल फॉर्मूला है टू मेजर प्रेशर एनीवेयर। अब अगर मैं ये इमेजिनरी सिलेंडर को लिक्विड के फ्री सरफेस से स्टार्ट करता, तो उस केस में P1 बन जाता एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, x1 बन जाता 0, x2 बन जाता -h, और P2 इज द फाइनल प्रेशर दैट यू वांट टू कैलकुलेट, तो ये आ गया P। तो मैंने P2 को लिख दिया P1 को लिख दिया P0, x1 0, x2 -h, तो क्या बन गया P इक्वल टू P0 प्लस h रो G। तो यहाँ पे प्रेशर P इज द टोटल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एंड ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर लूँ तो क्या बोलेंगे उसको, गेज प्रेशर, क्या बोलेंगे उसको, गेज प्रेशर। ज़्यादा क्लियर, गुड। तो बाकी का अभी कंटिन्यू करेंगे।